नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम। मैम, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात होगी जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस्टोफर वुड की। इन्होंने हालिया इन्वेस्टर नोट ग्रीड एंड फियर में भारत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। इसके साथ ही वुड ने अमेरिकी इकोनॉमी और वहां के बाजारों को लेकर चेतावनी भी दी। अब क्या कहा है नोट में, समझने और जानने की कोशिश करेंगे। आज बात करेंगे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच घरेलू स्तर पर भारत के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आई। देखिए, कल जीएसटी कलेक्शंस के रिकॉर्ड तोड़ नंबर आए थे। आज कौन से आंकड़े आए ये जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में बात होगी एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की। पहले खबरें ये आ रही थी कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं जल्द शुरू हो सकती हैं, लेकिन ताजा अपडेट ये है कि स्टारलिंक के रास्ते में एक नई बाधा आ गई। क्या है ये मामला, आसान भाषा में समझिए। चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और भारी उठापटक के बीच देश और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को यह समझ नहीं आ रहा कि पैसा कहां लगाया जाए, यानी इन्वेस्टिंग को लेकर भारी कंफ्यूजन। इसी बीच जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी हेड क्रिस्टोफर वुड ने अपनी हालिया इन्वेस्टर नोट ग्रीड एंड फियर में कहा कि अगर ट्रंप अपनी टैरिफ नीति को पूरी तरह से पलट देते हैं तो ये वैश्विक शेयर बाजारों, खासकर चीन और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। वहीं अगर अमेरिका चीन की कंपनियों को अपने शेयर बाजार से डीलिस्ट करता है, जिसकी अभी बहुत संभावना नहीं है, तो ये एक बड़ा झटका होगा और उस समय दुनिया के बाकी बाजार जैसे भारत, यूरोप में निवेश का सुनहरा मौका बन सकता है। मैडम, क्रिस्टोफर वुड की इन बातों को कैसे देखा जाए और समझा जाए? क्या अमेरिकी शेयर बाजार में पैसा लगाना महंगा सौदा है? बिल्कुल, इसी बात से शुरुआत करते हैं विशाल। क्रिस्टोफर वुड ने जो कहा है, अमेरिका के वैल्यूएशन बहुत हाई लग रहे हैं और अभी अगर हम बात करें अमेरिकी स्टॉक्स जो है वो 19.2 के पी रेशियो पर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 19.2 गुना है, जो कि दिखाता है कि वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हैं। और ऐसे में अगर किसी को आप कुछ सामान भी खरीदने जाते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा सस्ता मिले, और क्रिस्टोफर वुड तो भाई वो तो बड़ा पैसा लगाएंगे और उनको ये वैल्यूएशन अमेरिका के बहुत महंगे दिख रहे हैं। और यहां पर फिर कीवर्ड हो जाता है इमर्जिंग मार्केट। सो क्रिस्टोफर वुड्स को लग रहा है कि इमर्जिंग मार्केट में अभी पैसा लगाने का सही समय है। अमेरिका के लिए बात जो है ना पलटती हुई नजर आ रही। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो यू टर्न लिया है, तमाशा किया है, ये सब का खामियाजा अब लग रहा है अमेरिका को भरना पड़ेगा। अब जेफरीज के इक्विटी हेड कह रहे हैं कि भाई मुझे इमर्जिंग मार्केट में ज्यादा भरोसा दिख रहा है, अमेरिका मुझे महंगा दिख रहा है, मैं अपना पैसा कहां लगाऊंगा? इसमें उनके पास इमर्जिंग मार्केट में क्या ऑप्शन है? भारत, यहां पर लगाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल उन्हें चीन भी बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है और चीन में भी वो कह रहे हैं कि यहां पर भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन चाहे वो भारत में निवेश करें, चीन में निवेश करें, यूरोप में निवेश करें, अमेरिका से दूरी रखने की बात कर रहे हैं। और हम लोग मनी सेंट्रल में कल आप और प्रवीण भी बात कर रहे थे, मार्क मोबियस भी कह रहे हैं कि वो उनका भी भरोसा है इमर्जिंग मार्केट्स में, ज्यादा भरोसा है। वो एक वेटरन इन्वेस्टर हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई मैं भी इमर्जिंग मार्केट में अपना पैसा लगाऊं। तो बैक टू बैक हम दो दिग्गज निवेशकों को देख रहे हैं कहते हुए कि इमर्जिंग मार्केट पर भरोसा है और वहां पैसा लगाएंगे रादर देन अमेरिका में पैसा लगाते हुए। यहाँ एक और की बात है विशाल, पॉलिसी कंटिन्यूटी, ये जो है ना ये इंडिया के फेवर में है और इसीलिए इंडिया के लिए एक विन विन पोजीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट की जब बात होती है, क्योंकि चीन के लिए अभी भी दिक्कतें हैं। अगर ट्रंप साहब हालांकि नर्म हो रहे हैं, पर अगर टैरिफ लगा देते हैं, इम्पोज करते हैं चीन पर, उतना नहीं जितना वो बोल रहे हैं उससे कम, तो चीन के लिए तो यहाँ पर लॉस के चांसेस ज्यादा हैं। फिर उनकी डीलिस्टिंग की बात हो रही है चीनी कंपनियों की अमेरिकन मार्केट से, ऐसा भी होता है, संभावना कम है, लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो चीन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स अभी भी हैं जहां ऊहापोह है, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। और इसका फायदा इमर्जिंग मार्केट्स को मिलेगा, जिसमें भारत और यूरोप जो है वो
नेक्स्ट बेस्ट चॉइस नजर आ रहे हैं। जी मैम, इन आंकड़ों से आपने जो बताया उसके साथ एक और वैल्यू एडिशन भी मैं कर दूं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में भी देखिए जिस तरह से अभी भारत पाक टेंशंस जो है अपने चरम पर है, लग रहा है फिर भी कभी FIIs आ रहे हैं। FIIs की बाइंग देखिए मैम 37,000 करोड़ यानी 40,000 करोड़ के आसपास की, अगर आज वाला जो डेटा ऐड कर दिया जाए, अगर आज भी खरीदारी होती है तो ये एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। कहा भी जा रहा था कि सितंबर के पीक से बाजार गिर चुके हैं और अप्रैल जहां पर माना जा रहा था कि जहां गिरावट आ गई है वहां से अब हमारे बाजार रिबाउंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये सब जो संकेत दे रहा है, ये अच्छी पिक्चर तस्वीर जो है वो पेश करता हुआ दिख रहा है। आपने FIIs का आंकड़ा बताया और मार्केट भी देखिए, आज सेंसेक्स भी जो है मैडम 260 अंक चढ़कर 80,502 पर बंद भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुड न्यूज की। देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और तमाम तरह की चुनौतियों के बीच HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी जिसको आप PMI के नाम से जानते हैं, वो अप्रैल में बढ़कर 58.2 हो गया, जो मार्च में 58.1 था। इन आंकड़ों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो मामूली बढ़त है, लेकिन इसे बीते 10 महीनों में सेक्टर की सेहत में सबसे मजबूत सुधार माना जा रहा है। इस सुधार की बड़ी वजह क्या है? कहा जा रहा है मैडम कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग यानी डिमांड में सुधार से ग्रोथ को सहारा मिला। कहां से आ रही है डिमांड मैम? तो डिमांड आ रही है भारत के पास यहाँ पर बनाए हुए सामान की मैन्युफैक्चरिंग को हम एक बिग पुश देख रहे हैं और डिमांड आ रही है जिन देशों से, उसमें है अफ्रीका है, एशिया के कुछ देश हैं, यूरोप है, मध्य पूर्व है, अमेरिका से डिमांड आ रही है। ठीक है, अमेरिका अगर चाइना से सामान नहीं बनवाना चाहता तो हम जो बात कर रहे थे कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ, वो जरूर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। हम कुछ ऐसी खबरें भी पढ़ रहे थे कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग चीन से होती थी कपड़ों की, उसके कुछ ऑर्डर्स यहाँ हरियाणा की फैक्ट्रीज में पहुंचे हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि देखिए जो हम एक बोल रहे थे कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग का एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है, वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और ये पुश दिखा रहा है कि हमारी जो PMI जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो PMI को कहा जाता है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और आपने जैसे कहा कि बहुत छोटी सी बढ़त दिख रही है कि भाई पढ़े आंकड़ों में तो 58.1 से 58.2, लेकिन बहुत अहम आंकड़े हैं ये, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लगातार हम पिछड़ते जा रहे थे। ठीक है, ज्यादा दूर भी नहीं अगर जाएं तो हम बात करते हैं अगर 23-24 के दिसंबर क्वार्टर में तो ये 14% पर थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद जून में ये सीधा कॉन्ट्रैक्ट होकर के 2% पर आ गई थी। ये GDP वाले जो नंबर्स हमारे सामने आते हैं। लेकिन आप देखिए ये PMI और इसका 50 से ऊपर बने रहना विशाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 से ऊपर बने का मतलब है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो एक्सपैंड कर रही है और 50 से नीचे है तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये सिग्नल यहाँ तो आंकड़े 58 है मैम। हाँ, तो ये सिग्नल अच्छे हैं इंडिया के लिए, अच्छी न्यूज है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग को वो पुश मिल रहा है। दुनिया भर से लोग सामान ऑर्डर कर रहे हैं। जब हमने ये टैरिफ का पूरा जो तांडव शुरू होते हुए देखा था तब हमने देखा था कि इंडिया से सामान बन के प्लेन भर भर के जो अमेरिका जा रहा था। 5 प्लेन आईफोन भर भर कर अमेरिका गया था मैडम, बताइए। और अब जो अमेरिका में जितने आईफोन बिक रहे हैं वो ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि भारत में बनेगा, सारे भारत में ही अब बन रहे हैं। सो इंडिया को इसका फायदा तो मिल ही रहा है। आईफोन के टिम कुक ने भी, एप्पल के टिम कुक ने भी कहा है कि सारे फोन अब जो अमेरिका में ज्यादातर जो फोन है वो इंडियन मेड है। तो इंडिया में सामान बन रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ा, सामान महंगा हुआ, लेकिन भारतीय मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर्स मिलते रहे और यही ये PMI के आंकड़े हमें साफ बता रहे हैं। और इसका स्पाइरल इफेक्ट देखिए, रोजगार को लेकर के जो जितनी चिंताएं थी, और आप खुद मुझे पॉइंट आउट कर रहे थे कि परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों एम्प्लॉयज को रखा गया इसमें। बिल्कुल, तो ये स्पाइरल इफेक्ट तो होता ही है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे जब सेक्टर है उसको जब इकोनॉमी का पहिया होता है, बिल्कुल जो इकोनॉमी का पहिया जो हम बार बार जिसको लेकर चिंताएं थे, तो अब लग तो ऐसा रहा है कि गाड़ी चल चुकी है। GST के नंबर इतने अच्छे आए, 2.36 लाख करोड़ अब तक कभी नहीं हुआ था मैडम। बिल्कुल, सो इट्स ऑलमोस्ट 9% से ज्यादा की 12.6% से अधिक की सालाना ग्रोथ दर्शा रहा है मैडम। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चूंकि आप देखिए इन्वेस्टिंग को भी आप कवर करती हैं, पर्सनल फाइनेंस को भी कवर करती हैं, नया फिस्कल ईयर की शुरुआत हो रही है, उसके साथ ही अगर ऐसे ऐसे नंबर्स आ रहे हैं मैडम, देखिए IIP तो मैं तो अब कह रही हूँ विशाल कि जो अगला अर्निंग सीजन आएगा ना, तो इस अर्निंग सीजन में हम लोग जितना कह रहे हैं कि पेन नजर आ रहा है, ये पेन गेन में होगा लग रहा है इन नंबर्स के सारे, जिसमें PMI का नंबर, GST का नंबर। तो जो अगला क्वार्टर यानी कि अप्रैल में जून वाले जो क्वार्टर के अर्निंग सीजन आएंगे, मुझे लगता है कि भारतीय कंपनियां सेलिब्रेट करती हुई नजर आनी चाहिए। जी
चलिए आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस शुरू करने की अनुमति का लंबे समय से इंतजार, लेकिन अब इसके रास्ते में एक नई बाधा आ गई। पाकिस्तान से बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने स्टारलिंक से पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रपोज्ड ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां मांगी। सरकार ये जानना चाहती है कि इन पड़ोसी देशों में स्टारलिंक की क्या योजनाएं और उनका संचालन किस तरह किया जाएगा। मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को क्या चिंताएं सता रही है? देखिए, वो कहते हैं ना कि जो एक डील है ना, इस पर नजर लग गई। लगता है दही चीनी खा करके एलन मस्क ने यहाँ पर बातचीत की शुरुआत नवंबर 2022 से इन्होंने पेपर फाइल किया है कि मैं आना चाहता हूं, और उस समय से चल रही है गाड़ी, बात चल रही है, लेकिन अभी तक वो फाइनली जो है इनको रेगुलेटरी परमिशन अभी तक नहीं मिले। ये बात अलग है कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारतीय कंपनियों से, दो नामी भारतीय कंपनियों, टेलीकॉम कंपनी से डील कर ली है, जियो से और एयरटेल से, वोडाफोन आइडिया से बात चल रही है, और बीएसएनएल, इन दोनों से बातचीत चल रही है। आइडिया, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल से बातचीत चल रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एयरटेल से और जियो से इनकी पार्टनरशिप हो गई, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन रेगुलेटरी परमिशन अभी तक नहीं मिली है। और अब देखिए, बड़ा सवाल है, आपने खुद कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में इस खबर के, भारत पाक वॉर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को सुरक्षा को लेकर के चिंताएं हैं। तो स्टारलिंक से कहा गया कि भाई आप डिटेल डिस्क्लोजर्स और दीजिए। हालांकि स्टारलिंक ने पहले भी वादा किया था कि जो भारतीय यूजर्स का डेटा है वो उसके लिए सर्वर वो भारत में ही बनाएंगी इनहैंस सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अभी तुरंत ही पाकिस्तान से उन्हें परमिशन मिल चुकी है, पाकिस्तान में वो अपनी सेवाएं देने वाले हैं। बांग्लादेश से उनकी डील पूरी हो चुकी है, वहां पर सारी परमिशन मिल गई है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठने वाला है। वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रहा है मैम। मुझे लग रहा है भारत इज वेरी श्योर कि देखिए, भारत पाक की जो सिचुएशन हुई है, और इसमें जब हम बात करते हैं ना विशाल की डेटा हमारा और आपका नहीं है, देश का डेटा है, आर्मी का डेटा है, बहुत सेंसिटिव डेटा है, और इसीलिए स्टारलिंक को कहा गया है कि देखिए जरा रुकिए, थोड़े से और डिस्क्लोजर दीजिए। भारत पाक को बढ़ते हुए टेंशन के बीच में हमने कई सारे कदम उठते हुए देखे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी हो, वाघा बॉर्डर हो, ट्रेड को बंद करना हो, लोगों को वापस भेजना हो, उधर पाकिस्तान ने जो अपनी एयर फील्ड जो है वो बंद कर दी है, वहां से भारतीय विमान नहीं गुजर सकते हैं। वो भी कई बार ऐसे इशारे कर चुके हैं कि हम भी चुप नहीं बैठने वाले, भारत भी चुप नहीं बैठने वाला। और भाई, अगर ऐसी कंपनी को हम अपने देश में इजाज़त दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, जिनके तार जुड़े हुए हैं, ऐसे देश जिनसे हमारा संबंध जो है वो अभी बहुत ही नाजुक पॉइंट पर है, हम लोग सब ऐसे समय पर बैठे हुए कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी खबर आ सकती है। तो ऐसे में हमें तो जानना होगा ना कि वो डेटा की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। हाँ, इसीलिए अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल उनका जो है अटका ही हुआ है, और अब लग रहा है अटक ही गया। जी। चलिए मैडम, मनी सेंट्रल में बस आज इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और इन तमाम विषयों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।